मॉर्निंग बच्चों, अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मानव भूगोल का इतिहास। और इतिहास में हमने 17वीं सेंचुरी तक मैं पूरा लेके आ गई थी आपको। अब थोड़ा सा आज हम अलग अलग स्कूल्स, मैंने कहा था ना, जर्मन स्कूल, फ्रांसिस स्कूल, अमेरिकन स्कूल, इंडियन स्कूल, ऑस्ट्रेलियन स्कूल, ऐसे योगदान जिन जिन जोग्राफ़ी के भूगोलवेताओं ने अलग अलग फील्ड में किया है, उसका हमने उसकी विचारधारा के आधार पर उसको स्कूल का निर्माण या स्कूल कहा है, जोग्राफिकल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट। अब आज हम कर रहे हैं मानव भूगोल में जर्मन की विचारधारा। जो लास्ट मैंने छोड़ा था कि इमैनुअल कांट, उसने मानव भूगोल में अपना काफ़ी योगदान दिया। वो 1724 से लेकर के 1804, 1724 से लेकर 1804 तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने भौतिक भूगोल को मानवीय जीवन का आधार मानते हुए एक्सप्लेन किया। इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई? भौगोलिक अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी जोग्राफिकल स्टडी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया और सारे भौगोलिक फैक्टर्स, तथ्यों को लेकर के इन्होंने मानवीय जीवन का आधार बनाया। और कांट ने इतिहास को भी भूगोल में सम्मिलित किया। कांट ने हिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया जोग्राफी के अंदर। जबकि बच्चों क्या होता है, जो प्रेजेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब वो जोग्राफिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, और जब उसका पास्ट होता है वो तब वो हिस्ट्री कहलाती है। पर उन्होंने स्टडी को आधार मानने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए, मानव के क्या रहन सहन, खान पान, बहुत सारी बातों, गतिविधियों को देख करके उन्होंने इस चीज़ को, हिस्ट्री को जोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व किया, इमैनुअल कांट ने। अब इमैनुअल कांट ने भूगोल को अब 6 शाखाओं में विभाजित किया, 6 ब्रांचेस में। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, तीसरा नैतिक भूगोल, मॉरल ज्योग्राफी, चौथा राजनीतिक भूगोल, पांचवा कमर्शियल ज्योग्राफी, छठा थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। इतना मैंने हल्का सा आपको उस दिन बताया था। अब मानव भूगोल, जो फिज़िकल ज्योग्राफी है बेटा, इन्होंने क्या किया कि जो कहा इन्होंने, वो कहा कि प्रकृति का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेचर, वही भौतिक भूगोल है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है। और इन्होंने इस चीज़ को कोरिलेट किया किसी भी स्थान के जगह से, जल से, और वहाँ रहने वाले वर्ल्ड से, यानी वहाँ रहने वाले लोगों के संसार से, यानी व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर देयर, वो क्या कर रहे हैं, धरातल पर उनकी क्या गतिविधि है, उनके यहाँ जल के क्या स्रोत हैं, उद्गम क्षेत्र कैसा है। क्योंकि ये बंदा भी, ये जो जोग्राफर थे इमैनुअल कांट, ये भी यूरोप के थे, इसलिए इन्होंने अपने फिज़िकल फीचर्स में 3 फीचर्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया। पहला स्थल, जल, और दूसरा उससे कोरिलेट किया संसार। अब दूसरा है मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इमैनुअल कांट ने, क्योंकि उस टाइम तक 17वीं सेंचुरी तक आपका ज्योग्राफी का जो अर्थ की शेप है वो ऑलमोस्ट डिफाइन सी हो गई थी, परिधि की गणना हो गई थी। पर इन्होंने पृथ्वी की आकृति पर बल दिए को कैलकुलेट किया, उसको समझाया, पृथ्वी के साइज़, आकार को स्पष्ट किया, और पृथ्वी की गतियों को बताया। मतलब पृथ्वी की जो दो गतियां हैं, एक अपनी कीली पे घूमने की, यानी रोटेशन या परिक्रमण, और दूसरा है रेवोल्यूशन, वो है परिभ्रमण, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की। इसको भी इमैनुअल कांट ने स्पष्ट किया। तीसरा है नैतिक भूगोल, मोरल ज्योग्राफी। जो जैसा कि आपको पता है कि मॉरल साइंस जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। फिर इन्होंने ज्योग्राफी में मॉरल को इसलिए इस आधार पे किया कि मनुष्य, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके कैसे फीलिंग्स हैं, कैसे थॉट्स हैं, कैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसके, किस तरह की कल्चरल एक्टिविटी वो कर रहा है, रीति रिवाज कैसे हैं, और रीति रिवाजों का समन्वय या कार्य कैसे कर रहा है, कैसे कैरेक्टर हैं। मतलब कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर जैसे शिकारी हैं कि स्थायी हैं कि अस्थायी, किस तरह का उनका चरित्र है, लड़ाकू हैं कि डरपोक हैं। ये इस तरह से जो हल्का सा एक फ्रेम उन्होंने दिया, किसने, इमैनुअल कांट ने, कि ये सारी बातें, मतलब सभ्यताओं का अध्ययन, यानी जो हिस्ट्री का पोर्शन है कि पहले लोग पूर्व में कैसे रहते थे, उनका कंदराओं में रहते थे तो किस तरह की कंदराएँ थीं, अपना खान पान का तरीका उनका क्या था, कंदमूल फल खाते थे या शिकार खाते थे या पका के खाते थे, वो सारी चीज़ें, मतलब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को उन्होंने मनुष्य के बिहेवियर के साथ जोड़ा, मनुष्य के व्यवहार के साथ जोड़ा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा
कि जो वर्तमान की शाखाएं हैं सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, वो जो है डेवलप हुआ है वो आपके मॉरल ज्योग्राफी से ही डेवलप हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे करके जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं या अध्ययन करते हैं, तभी एक नए सब्जेक्ट का या विषय क्षेत्र का या नई विषय शाखा का निर्माण होता है। नाउ चौथा उन्होंने कहा राजनीतिक भूगोल। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल यूनिट्स को देखा, डिफरेंट पॉलिटिकल इकाइयों को, जैसे होता है ना छोटा सा एक काउंट्री को देखा, फिर डिफरेंट काउंट्रीज से उन्होंने एक रीजन को देखा, छोटे रीजन से उन्होंने एक नेशन को देखा, और एक नेशन के बाद उन्होंने जैसे एक राष्ट्र को देखा, एक पूरे महाद्वीप का अध्ययन किया। कई राष्ट्र को देखते हुए उन्होंने महाद्वीप का अध्ययन किया। यानी बेसिक उन्होंने इमैनुअल कैंट ने एम्फेसिस किया, जो मुख्य उन्होंने अध्ययन किया वो किया उन्होंने छोटे भौतिक परिवेशों को, फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, और उसका मानव के साथ क्या संबंध है इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। अर्थात उनके हिसाब से प्रादेशिक और राजनीतिक भूगोल दोनों एक दूसरे के अंदर समाविष्ट हैं, मतलब दे आर इंटर रिलेटेड। क्या, कौन से दो रिलेटेड हैं? रीजनल ज्योग्राफी एज वेल एज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्योंकि जैसा क्षेत्र है, जिस प्रकार से वहाँ उत्पादन है, जैसे भौतिक दशाएँ हैं, जैसे जलवायु है, जैसी आर्द्रता की कंडीशन है, जैसे खनिजों का संसाधनों की मात्रा है या जल संसाधनों की प्रकार है, ये सारी चीज़ें आदमी उपभोग करता है, और जितनी संपन्नता आती है वैसे वैसे उसका ज्ञान में वृद्धि होती है। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ जितने आजकल हम बोलते हैं ना कि सारे जो लोकल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, या रीजनल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट है छोटे क्षेत्रों का, वो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अपना महत्व रखता है, यानी रीजनल एरियाज़ ज़्यादा डेवलप हैं। तो इस बात को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? इमैनुअल कांट ने, कि छोटी इकाइयाँ, प्रादेशिक इकाइयाँ मिलकर के ही भौतिक भूगोल का निर्माण करती हैं, यस, एक दूसरे के समाविष्ट हैं वो। ठीक है। पांचवा है व्यापारिक भूगोल। कांट ने स्थानिक भिन्नता, यानी स्थानिक भिन्नता होती है स्पेशल डिफ्रेंशिएशन। अब स्पेशल डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ? जैसे हम बात करें सिसिली आइलैंड की, या इटली के दक्षिणी भाग की, या इटली के ऊपरी नेपल्स वाले रीजन की, या एड्रियाटिक सी के पास की, या ब्लैक सी के पास की, या पोर्चुगल की, या स्पेन की, या फ्रांस के दक्षिणी भाग नील्स की। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये कंपैरेटिवली क्या है? निम्न अक्षांशों में स्थित हैं ये जो नाम मैंने सारे लिए। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, रूर राइन क्षेत्र में जाते हैं, या हम लंदन में जाते हैं, तो आपका पूरा ये एक रीजन लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड है। और ऐसे हम स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र यदि कवर करें, लेनिनग्राद वाला, और आपका जो है ये सारा का सारा और कोल्ड है। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपका आवश्यकताओं की प्रकाश में वृद्धि होती जाती है, आवश्यकताओं के रूप में वृद्धि होती चली जाती है। क्योंकि आवश्यकताएं कैसे डेवलप होती हैं? हर लोकल कच्चा माल जो स्थानीय माल होता है उसको देख करके, लोगों के आचार व्यवहार को देख के, रहन सहन को देखकर, और इन सब आधारों पर जो उत्पन्न होता है उसी आधार पर उनका व्यवहार बनता है। और व्यवहार बनता है क्यों? क्योंकि स्थानिकता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सिट्रस फ्रूट, जो रसीले फल वो मेडिटेरियन रीजन के अंदर होते हैं, वो आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में नहीं होते हैं। जो कनाडा में आपका पेपर पल्प इंडस्ट्री है वो आपकी यूएसए के फ्लोरिडा भाग में नहीं है। जो मैक्सिको, निकारागुआ उष्ण क्षेत्र में आपके बनाना और जायफल और ये सारे तंबाकू, गन्ना, आलू, स्वीट पोटैटो, ये सारे जो प्रोड्यूस होते हैं भारत में, तंबाकू, ये सारे गेहूँ वगैरह सारा, ये आपका हाई लैटिट्यूड्स ये में नहीं होता। तो कहने का मतलब हर स्थान का अपना एक विशेष भौगोलिक परिवेश होता है, और उस भौगोलिक वातावरण के आधार पर ही उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। अतः स्थानिक भिन्नता के आधार पर ही कोई क्षेत्र किसी विशेष चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करता है। जैसे श्रीलंका, भारत, चीन, ये बहुत अच्छी चाय बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, तो यूरोपीय राष्ट्रों में ये बिल्कुल नगण्य है। या आपके जो फ्लैक्स सीड्स हैं, या स्वीट पोटैटोज़ हैं, या जो दूसरी और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की जो प्लांट्स हैं, वो हाई लैटिट्यूड में बहुत अच्छे प्रोड्यूस होते हैं,
वो भारत या श्रीलंका इस जगह पे नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि हर स्थानिक विभिन्नता के आधार पर ही किसी भौतिक क्षेत्र का निर्माण होता है और किसी भी भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक भी हो सकता है और आवश्यकता से कम भी हो सकता है। ये कांट ने बताया। जब आवश्यकता अधिक होगा तब भी हम व्यापार करेंगे, मतलब दूसरे को भेजेंगे, दूसरे को देंगे, और जब आवश्यकता से कम होगा तो दूसरी जगह से हम उन वस्तुओं को मंगाएंगे जो उस स्थान विशेष पर नहीं होती हैं। अब इस प्रकार से उन्होंने छठा जो क्लासिफिकेशन किया भूगोल के विकास, मानव भूगोल के इतिहास में, वो उन्होंने बताया धर्म या आध्यात्म भूगोल, जिसको बोलते हैं थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। इसमें बच्चों थियोलॉजिकल जो होता है एक विश्वास होता है, धर्म क्या है, एक विश्वास है। अब विश्वास क्या है, किसी भी चीज़ का धारण करना, किसी भी चीज़ को धारित करना ही धर्म होता है। परंतु इन्होंने इस बात को बताया कि जहाँ जैसे भौगोलिक वातावरण होते हैं, धर्म के सिद्धांतों में भी वैसा ही परिवर्तन होता है। अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, हम पीपल का पेड़ भी पूजते हैं, तो बादलों की भी उपासना करते हैं, जानवर गाय की भी करते हैं, बछड़े की भी करते हैं। ये सारी आस्थाएं कैसे डेवलप हुई? आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, पूर्व में जाइए। जब हमारे पास बिजली नहीं थी, रात में अंधेरे में यदि कुछ चीज़ दिखाई दी, बिजली चमकी या और कोई कड़कड़ाहट गड़गड़ाहट हुई, तो इस तरह से क्या हुआ, भय से उत्पन्न ये सब चीज़ें हुई। या हमने समुद्र जैसे बहुत सारी चीज़ जंतु हमें खाने के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में देता है, तो हमने समुद्रों को पूजना शुरू कर दिया, या हमारे पूर्वजों ने उन चीज़ों का ध्यान दिया। पर्वतीय निवासी क्षेत्र जो है, पर्वतों के शिखरों पर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे आस्था ऊपर ही है, सबसे ऊपर जो है टफेस्ट पार्ट पे जाना ऐसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के बराबर है। तो धार्मिक आस्थाओं का निर्माण कांट के हिसाब से भी वैसे ही हुआ जैसे किसी जगह का भौतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण जैसा होगा। इस प्रकार से कांट ने अपने विचारों से हमें ये बताने की कोशिश करी कि धार्मिक सिद्धांतों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी हमें समय समय पर करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों, ये आचार विहार जो है ये सिस्टमेटिक वे में मिलता है, तो क्रमबद्धता हमें देखने को मिलती है इमैनुअल कांट की। तो आज के हमने मानव भूगोल के विकास और इतिहास में किसको पढ़ा, किसको जानने की कोशिश की? इमैनुअल कांट को। इमैनुअल कांट ने ज्योग्राफी की कितनी शाखाओं का विकास किया? 6 शाखाओं का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।